गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने फिफ्थ चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, ये सब चीज़ को लेके। ये चैप्टर का बारे में बात करें ना हम, तो छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है, एक आइडिया देना चाह रहा है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड्स आते हैं, आप जो अकाउंटिंग करते हो वो कैसे कैसे कौन कौन फॉर्मुलेट करते हैं, कहाँ से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ये सारी चीज़ों को लेके। बट अभी के लिए एक छोटा सा चैप्टर हो सकता है, कॉलेज में भी मोरलेस आपका एक छोटा सा चैप्टर ही टाइप का रहेगा, जितना अभी हम लोग सीखने वाले मोरलेस कॉलेज में भी इतना ही लेवल का रहेगा। लेकिन यदि हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके, तब यही जो चैप्टर है ना, इसको आप डिटेल्स में, जो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स जो रहेंगे उसको भी आप एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अपने को एक रफ स्केच समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आपके आईएफआरएस क्या है, इंड एस क्या है, कब आया, कैसे लागू हो रहा है, अपने को क्या करना है, ये सारी चीज़ अपने समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो रहेगा ना, उस एक बार के लिए सोच रहे थे कि इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, लेकिन मैंने सोचा ना, ऐसा नहीं करते हैं, एक ही वीडियो रखते हैं, होने दो 15 मिनट 20 मिनट जितना भी जाता है जाने दो, लेकिन अपने इसको डिटेल में एक ही वीडियो में समझेंगे और एकदम दिमाग में कंपैरेटिवली भी समझने का कोशिश करेंगे कि ये चारों पांचों चीज़ जो भी अलग अलग टर्म्स जो अपने को सुनने में आता है वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये जो वीडियो रहने वाला है ना, इसको हम डिवाइड करने वाले पार्ट्स में। कैसे? हम लोग पहले समझेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कैसे आया, इसको बनाते कैसे, बनाता कौन है, ये सब चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे आईएफआरएस के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, एंड देन एट द लास्ट फेज ऑफ द वीडियो विल बी विथ रेस्पेक्ट टू इंड एस, जो कि अपने को काफ़ी अभी के डेट में सुनने को मिलता है, इंड एस बोल के, IND, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS। ठीक है, एंड ये आईएफआरएस और इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, इसको भी अपने समझेंगे। तो अपने एक हिसाब से बोलते 4 या 5 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा वीडियो, जिसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा, लेकिन हाँ समझेंगे डिटेल में, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करें और उसको प्रेजेंट करें और उसको बताएं अपने यूजर्स को कि ये क्या है और उसको समझ में आ पाए, और यदि कोई इन्वेस्टर से उसको कंपेयर भी कर पाए, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग कंपनीज के साथ, और हम एज अ मैनेजमेंट भी उसको अलग अलग कंपनीज के साथ कंपेयर कर पाए कि मेरा जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, दूसरा कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसके साथ हम कंपेयर कर पाएँ। प्रॉफिट आया, मेरा 10 लाख आया, उसका 20 लाख आया है, तो क्या क्या रीज़न है, क्या कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अलग तरीका से अकाउंटिंग कर लिया और मैंने एक अलग तरीका से अकाउंटिंग कर लिया, तो वो जो 20 लाख जो आया हुआ है और मेरा जो 10 लाख आया हुआ है वो तो अलग अलग हो जाएगा ना। मान लो उसने कैश बेसिस फॉलो कर लिया, मैंने अक्रूवल बेसिस फॉलो कर लिया, समझ में बात को। तो देयर कम्स अ नीड, एक नीड आता है कि कहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहे, कि जो कोई भी अकाउंटिंग करे उस स्टैंडर्ड के तहत करे। समझ में आ रहा है? तो कि उसी स्टैंडर्ड के तहत हम लोग अकाउंटिंग करें। तो 1973 में एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी सेटअप किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं IASC। ठीक है, जिसमें अपना ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक बड़ा बॉडी है इंडिया का जो कि अकाउंट्स रिलेटेड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये लोग भी एसोसिएट मेंबर थे वहाँ पर। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक इंटरनेशनल लेवल में, एक वर्ल्ड वाइड लेवल में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाए सो दैट कि चीज़ों को कंपेयर कर पाए। ठीक है, एंड कुछ स्टैंडर्ड रहे जिसको एक बेटर प्रेजेंटेशन, जो अकाउंटिंग आ रहा है, जो डाटाज आ रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहे हैं, उसको हम लोग समझ पाए। इस चीज़ को लिए काफ़ी स्टैंडर्ड्स बनाने का कोशिश किया गया और बनाया भी। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था ना, इसने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, जिसको हम लोग बोलते हैं IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिसका लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, एंड 1977 में, ओके,
अपना जो इंस्टीट्यूट है भाई, अपने भी कम नहीं भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1949 से है, ओके। वो क्यों किसी और का करे, अपना अपना वजूद है, अपने बना सकते, अपने अपने समझ सकते हैं हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना और अपने इंडिया लेवल में कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ को सोचते हुए अपना जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो अकाउंटिंग बॉडी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, वो लोगों ने क्या किया, सोचा ना यार अपने को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोगों ने भी एक कमेटी बिठाया कि उस कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को डाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाए, ASB, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, उसको रिव्यू करे, उसका जो ग्रुप के मेंबर्स थे उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद वो मैटर्स जाता था एंड देन एक फाइनल जो ड्राफ्टिंग जाता था वो एक अप्रूव होता था। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स जो कि बताता है आपको ऐसे 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 चीज़ों को करना है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल में 1973 से ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग बनते आ रहे थे, जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने बोलते थे। टाइम टू टाइम बनते गया, अलग अलग बनते गया, रिवाइज होते गए एज ऑफ द रिक्वायरमेंट। और वैसे करके इंडिया ने भी अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी, ओके, विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो पूरा सजेशंस को लेते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाया, टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते गया। और एज ऑफ नाउ अपने पास 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें काफ़ी सारे डिलीट्स भी हो चुके हैं। तो अपने को क्या समझ में आया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि इंटरनेशनल लेवल में था, बहुत सारे नेशंस का अप्रूवल नहीं था वहाँ पर, अराउंड 16 नेशंस थे वहाँ पर एज अ कमिटी में। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो था, जो कि इंडिया ने बना के रखा हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि 1977 से अगेन टाइम टू टाइम अलग अलग कमेटी बैठते हुए अप्रूवल होते हुए आया। तो आई होप ये क्लैरिटी आया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बोर्ड था उसको क्या बोल सकते हैं, कमिटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में बन रहा था उसके लिए क्या बोर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसमें मैंने बोल दिया काफ़ी सारे मेंबर्स भी थे एंड प्रॉपर अप्रूवल के साथ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनता था। आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पर कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें से 30, 31, 32 जो है वो तो बहुत पहले हटा दिया गया क्योंकि उसको अलग जगह मर्ज कर दिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को भी हटा दिया गया, एक्चुअली उसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ मर्ज कर दिया गया। एंड रिसेंटली कुछ साल पहले 2017 में आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था उसको भी हटा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो एज ऑफ नाउ मोटा मोटी आप पकड़ सकते हो 25-26 अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ये क्लैरिटी आया, ये दो फेज अपने को समझ में आया, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो था ऑलमोस्ट 2000 तक चलते गया एंड रिवाइज कर दिया, फंक्शनिंग में था। लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो था ये चेंज होके नया कमिटी बना, दैट वाज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंश्योर किया कि मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज पार्टिसिपेट इन मेकिंग ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाई? बिकॉज जो अपना अकाउंटिंग बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है ग्लोबल नेचर में हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज मेकिंग एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस विद द USA, जापान, चाइना, सब कंट्री एक दूसरे से मिल रहा है, ओके, मतलब इट इज अ ग्लोबल विलेज। अब यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट दरकार हो जाता है दैट देयर शुड बी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट अ नेशनल लेवल, सॉरी एट एन इंटरनेशनल लेवल, जो कि ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज फॉलो करें, ठीक है। तब वहाँ पर आया, वो लोग ने जो बनाया उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS, ठीक है। ये भी क्लैरिटी है IFRS कैसे आया। तो ये भी टाइम टू टाइम बनते गया, रिवाइज होते गया, अलग अलग सजेशंस आए अलग अलग कंट्रीज से, फिर फाइनली एक काफ़ी सारे IFRS अपने बन चुके। तो IFRS को क्या करना था, सारे जितने भी कंट्रीज है, ओके, जो उसमें कमिटी अराउंड 136-150 कंट्रीज थे शायद, उन लोगों को क्या करना था, जो कमिटी में थे वो लोगों ने एक्सेप्ट कर सकता है IFRS को, ओके, जिसका आपको लिस्ट यहाँ पर दिख रहा है, इतने सारे IFRS है, आप एक्सेप्ट कर लो, हम यही मानेंगे कि हम लोगों ने मिलके बनाए। यदि किसी कंट्री को मतभेद है, ओके, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपना ही थोड़ा सा वर्जन डाल के अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर सकते हैं, ओके, मतलब उसमें से कुछ तोड़ा फोड़ी करके अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। मतलब चीज़ों को कुछ चीज़ों को ले लो, कुछ चीज़ों को वहाँ से हटा के अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिया।
ठीक है। वैसे अब इंडिया छोटा मोटा कंट्री है क्या, अकाउंटिंग के मामले में इंडिया जो है तो बेस्ट अकाउंटेंट जो सीएस है इंडिया के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, एकदम मतलब जो टाइप ऑफ सिलेबस है, जिस टाइप का यहाँ पर करिकुलम है, दे आर रेस्पेक्टेड थ्रू आउट द कंट्रीज। अब आईसीआई ने क्या किया, उन लोगों को बहुत जगह ठीक नहीं लग रहा था, तो उन लोगों ने बोला ठीक है आईएफआरएस है, लेकिन हम ना पूरे तरीके से नहीं मान रहे, हमको कुछ कुछ चीज़ें अपना डालना है यहाँ पर। उसको हम लोग बोलते कार्विंग्स। मैंने उस आईएफआरएस के अंदर कुछ कुछ चीज़ों को डाल दिया। ओके, मेरा अपना वर्जन डाला कहीं कहीं पर, मेरे को सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। और कुछ कुछ चीज़ें जो आईएफआरएस में बोल रहे थे जो मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने हटा दिया। उसको बोलते हैं कार्व आउट्स। कार्व करके इन किया, कार्व करके आउट किया। ठीक है, कार्विंग्स एंड कार्व आउट्स। तब तो सर ये आईएफआरएस इंडिया फुल फ्लेजेड अडॉप्ट नहीं किया। सही पकड़े, फुल फ्लेजेड अडॉप्ट नहीं किया। तो फिर से क्या इंडिया का जो अकाउंट अभी जो लेटेस्ट फॉर्म में जो ग्लोबली जो आईएफआरएस हो रहा है, तो इंडिया ने जब लिया ही नहीं तो क्या मतलब वो मैच नहीं करेगा? एग्जैक्टली देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े थोड़े ही चेंजेस है। ओके, एंड लेकिन चेंजेस के कारण इंडिया उसको आईएफआरएस नहीं बोल सकता है। आईएफआरएस बोलेंगे तो हुबहू कॉपीड होना चाहिए। ओके, तो सर इंडिया में क्या बोला जाता है, उसको इंडेस बोला जाता है, IND, इंड एस। इंडेस इज अ कन्वर्ज्ड international financial reporting standards which has been adopted in India with the carve-ins and carve-outs। तो आई होप आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ये समझ में आया। 2000 के बाद आपके पास एक ग्लोबल लेवल में क्या करना था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, जिसका फंक्शन का था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, IFRS बनाना, वो समझ में आया। ठीक है, जिसका लिस्ट हम टाइम टू टाइम आपको स्क्रीन में दिखा रहा था। फिर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1977 से चल रहा था और अभी भी चल रहा है इनफैक्ट। ओके, क्योंकि इंडेस को अप्लाई तो करना है, लेकिन इंडिया के जो आदमी लोग हैं ना, इंडिया के जो कंपनीज लोग हैं ना, रेडी नहीं हुए, क्योंकि इतने सारे चेंजेस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडेस के बीच में, इतने सारे चेंजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है। ओके, और इंडेस या आईएफआरएस बोलता है कि ना यार उस वैसे नहीं करो, अलग तरीका से करो। ओके, तुम हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं, आज के डेट का वैल्यू लो। डेप्रीसिएशन में चेंजेस बहुत सारे, काफ़ी सारे चेंजेस हैं। इंडिया के जो कंपनीज है ना, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो बोल रहे कि हम लोग को समय चाहिए। ये समय मांगते इतना समय लग गया कि साला आईएफआरएस कब सैंक्शन हुआ, इंडेस कब रेडी हो गया, और एप्लीकेबल होते होते भी साला अभी तक रेडी ठीक से हो नहीं पाया। तब गवर्नमेंट भी फेडअप होके फाइनली बोला अब नहीं चलेगा, अब बड़े बड़े कंपनीज स्टार्ट कर लो। उसके बाद एक टाइम फ्रेम दिया, बड़े बड़े कंपनीज ऐसे ऐसे स्टार्ट कर लो, एंड छोटे छोटे उसके मीडिएटर लेवल के कंपनीज ऐसे कर लो। छोटे छोटे कंपनीज जो एकदम छोटे मोटे कंपनीज है, वो लोग अभी भी हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करो, और इंडेस एकदम कुछ सालों के बाद तुम लोग भी इंडेस में आ जाना। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में भी इन द कमिंग डेज फुल फ्लेजेड इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो पूरा का पूरा स्क्रैप हो जाएंगे। ये सारे चीज़ें क्लियर हुए सबका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो नंबर है, अलग अलग चीज़ों में क्या क्या डील करके रखा हुआ है, ओके, वो सारी चीज़ें उस मोरलेस एक चैप्टर वाइज, एक हेडिंग वाइज, एक टॉपिक वाइज वो लोगों ने एक लिस्ट दे के रखा हुआ है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। ये जो कंपैरिजन था, क्योंकि इतने सारे टर्म्स आते हैं ना, खिचड़ी बन जाता है। ठीक है, लेकिन आई होप आज के बाद आप लोगों को ये सारे टर्म्स के साथ क्लैरिटी है। ओके, और नीड ऑब्जेक्टिव क्या है, आई होप यहाँ से तुम बना सकते हो, चाहे वो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, या इंटरनेशनल हो, या इंडेस हो, या आईएफआरएस हो। द बेनिफिट्स और द ऑब्जेक्टिव व्हाट वी कैन ड्रॉ इज दैट देयर हैज टू बी कंपैरेबिलिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको रिजॉल्व कर पाना चाहिए। ठीक है, एंड फ्रॉड और मैनिपुलेशन ना आ पाए बोल के एक ऐसा स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स है इफ यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस, एंड देन ऑब्वियसली इट हेल्प्स द ऑडिटर। ये सारे बेनिफिट्स बोल सकते हो, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं एक हिसाब से। ठीक है, एंड नीड ऑब्वियसली सिंस ये सारे चीज़ें नहीं थे तभी ये सब चीज़ों का दरकार पड़ा। ओके, और जैसे जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आ गया तो ऑब्वियसली पहले कमेटी बैठेगा। इंडिया में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बैठा, उसके बाद कुछ स्टडी ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल बैठे, उसके बाद वो लोग डिसाइड किए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद बार बार ड्राफ्ट्स बन रहा है,
चेंज हो रहा है, बन रहा है, चेंज हो रहा है, उसके बाद फाइनली जो फाइनल ड्राफ्ट जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाता है एंड देन दे फाइनली सी इट। वो देखने के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाता है, फिर वहाँ पर एक फाइनल आपका ड्राफ्ट फाइनलाइज होता है। तो ऐसे करके आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। एक बार जब हो जाए तो एज वी हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनेगा, और हम लोगों को एज एन अकाउंटेंट हम लोग को जो अपने जो बैलेंस शीट पीएल अकाउंटिंग जो भी करते हैं एज पर यही करना पड़ेगा, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो नए नए टर्म्स हैं, नीड, इंपॉर्टेंस, कंपैरेटिव हिस्ट्री, ये सारी चीज़ आपको समझ में आए हो, आई होप। नेक्स्टली, मेजर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेस या आईएफआरएस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है? पहला, आईएफआरएस या इंडेस आपको फेयर वैल्यू में चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है, वेयर एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता था? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। इज दैट क्लियर? दूसरा जो मेन डिफरेंसेस है सर, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता था जब एक एसेट खरीदा जाएगा उसको एक एसेट मानेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन करते रहेंगे। जैसे ट्रक खरीदा तो ट्रक खरीदेंगे तो ट्रक का डेप्रिसिएशन हम लोग करते जाएंगे। कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर का हम लोग डेप्रिसिएशन करते जाएंगे। लेकिन एक हिसाब से ना बहुत इलॉजिकल लगता था। हम अपने क्लास 11 के बच्चों को भी बोलते रहते थे डेप्रिसिएशन पढ़ाते समय दैट दिस इज वेरी इलॉजिकल। क्यों? क्योंकि मॉनिटर का लाइफ अलग है, कीबोर्ड का लाइफ अलग है, माउस का लाइफ अलग है। ठीक है, और सीपीयू का लाइफ अलग है, यूपीएस का लाइफ अलग है, दो कंबाइंडली इट इज अ कंप्यूटर, लेकिन लाइफ अलग अलग है। तो इंडेस बोलता है कि जब ऐसे एसेट्स हैं तो आप उसको अलग अलग कंसिडर करो और अलग अलग डेप्रिसिएशन करो। कीबोर्ड 2 साल में ख़त्म तो 2 साल में डेप्रिसिएशन मार के ख़त्म। मॉनिटर 5-6 साल तक चलेगा तो उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन करो। ये भी एक बहुत अच्छा चेंज लाया गया। तीसरा, जो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि एक फर्नीचर है 10 साल तक चलेगा, एक कंप्यूटर है 4 साल तक चलेगा, ऐसे हम लोग सोचते थे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। यहाँ पर भी एक चेंजेस आया। यहाँ पर आईएफआरएस क्या बोलता है कि ईयर टू ईयर आप एसेस करो कि उसका लाइफ कितना हो रहा है। ईयर टू ईयर आपको एसेस करते रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम। ओके, दैट व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसेट। ये भी एक अच्छा डिफरेंस था, ये भी एक अच्छा चेंज लाया गया। नेक्स्टली, IFRS आर मेड ऑन द प्रिंसिपल्स, एक प्रॉपर सिद्धांत के बेसिस में बनाया गया है, और वेयर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तरीके से इसको दिया गया था। ठीक है, ये 4-5 मेन डिफरेंसेस हुए, दैट इज ऑन द IFRS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एंड आपको वो सारी चीज़ें जो पुरानी जो चीज़ें थी, जो 4-5 टर्म्स था, अलग अलग बॉडीज़ थे, वो सब चीज़ भी समझ में आपको आ गया एंड ऐसे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। आई होप यू लाइक द वीडियोस। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन ये समझना एक ही वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव था डालें। मैंने सोचा कभी कभी इसको पार्ट पार्ट करें, लेकिन नहीं यार, एक ही में ही करना थोड़ा ठीक रहता। ठीक है, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ आई हैव ब्रॉट अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दिस टर्म्स। ओके, एंड कॉलेज लेवल में भी इतना ही रहता है मोर और लेस। हाँ, किसी किसी कॉलेज में कुछ कुछ इंडेस को या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में, कोई कोई कॉलेज तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही है तो 1-2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में पढ़ने के लिए बोलता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 9, 10, ये सब चीज़ों को तो हम लोग उसको अलग से बाद में डील कर लेंगे। अभी कोई कोई कॉलेजेस जो अपडेट हो गए हैं, ओके, वो इंडेस पढ़ने के लिए बोलते हैं। इंडेस 7 कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के ऊपर है, या कुछ कुछ इंडेस। एक ही बार में सारा प्रेशर तो नहीं दिया जा सकता, कुछ कुछ इंडेस पढ़ लो बोल के। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में सिर्फ इतना ही नॉलेज चाहिए जो कि मैंने आपको दे दिया है। आपको स्क्रीन में टाइम टू टाइम क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ दिख ही रहा था। एंड जो कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़ना है उसको हम लोग अलग से कवर अप कर लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। लव यू ऑल। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।